गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज इस लेक्चर 4 में बच्चे दो टॉपिक लेंगे। एक है लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो है उसका ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न, और तथा दूसरा टॉपिक होगा क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसको हम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बताइए लॉ, ये पूरा क्या है? थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वही एक जनरल इक्वेशन हमने ले लिया है। और फ्री एनर्जी चेंज आपको मालूम क्या है? प्रोडक्ट के लिए गिब्स ऊर्जा और फिर माइनस रिएक्टेंट के लिए गिब्स एनर्जी। ना G अपॉन N इज इक्वल टू होता है म्यू, यानी कि केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव। और यदि N की वैल्यू 1 मोल हो गई तो G की जगह हम म्यू लिख सकते हैं, यानी कि गिब्स एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा G की जगह हम क्या लिखेंगे? G ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं, तो हम उसकी जगह पर G की जगह हम क्या लिख लें? म्यू। तो क्या होगा? प्रोडक्ट क्या है? C एंड D, और नंबर ऑफ मोल M1 और M2 है, तो क्या हो जाएगा? M1 म्यू C प्लस M2 म्यू D। उससे से रिएक्टेंट के लिए N1 म्यू A प्लस N2 म्यू D। चूँकि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर डेल्टा G की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल्टा G की वैल्यू आपने ये 0 लिख दी। अब हमने क्या करा? एक तरफ ये इज इक्वल की एक तरफ 0 हो गया, तो अब हमने इसको दूसरे लाइन में इस तरह से रीअरेंज कर लिया, यानी कि इधर प्रोडक्ट के लिए रासायनिक विभव हो गया, इधर हो गया रासायनिक विभव हमारा रिएक्टेंट के लिए। यहाँ पर म्यू A, म्यू B, म्यू C और म्यू D क्या है? केमिकल पोटेंशियल ऑफ A, B, C एंड D। अब ये जो इक्वेशन है, यानी कि जो इक्वेशन 1 है, इट्स अ जनरल थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए ये शर्त है, इक्विलिब्रियम की साम्यावस्था की शर्त है। क्या है शर्त? ये कि जो रासायनिक विभव है, या हम कहें ये वाला रासायनिक विभव प्रोडक्ट का तथा रासायनिक विभव रिएक्टेंट का दोनों बराबर होने चाहिए। ये है कंडीशन इक्विलिब्रियम की। ना केमिकल पोटेंशियल जो है, केमिकल पोटेंशियल जिसको कि हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट प्लस RT लॉग P। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी, जो कोई भी गिवन गैस के मिक्सचर में आंशिक दाब किसी भी गैस का, मिश्रण में किसी भी गैस का आंशिक दाब है, पार्शियल। और म्यू नॉट क्या है? केमिकल पोटेंशियल इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट या मानक अवस्था क्या है? जब P की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर होती है। अब इसमें यदि हम म्यू A लिख दें तो म्यू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू A नॉट प्लस RT लॉग PA। उस तरह से म्यू B क्या हो जाएगा? म्यू B नॉट प्लस RT लॉग PB एंड सो ऑन। इस तरह से हम म्यू C और म्यू D की भी वैल्यू को हम लिख सकते हैं ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या निकाला था? ये। अब देखिए ध्यान से एक स्टेप करिएगा। देखिए अब क्या करें हम? पहले इसको ले लें। तो हमने M1 तो हमने ब्रैकेट में ले लिया, और म्यू C क्या होगा? ये हो जाएगा वैल्यू क्या होगा? म्यू C बार प्लस RT लॉग PC। अब ये देखिए M2 को हमने ब्रैकेट के बाहर रखा है, और अंदर क्या लिखा है? म्यू D के लिए क्या लिखा है? म्यू D नॉट प्लस RT लॉग PD। सेम उसी तरह से हमने यहाँ के लिए भी लिख दिया। तो ये वाली इक्वेशन आ गई पूरी। नाउ अब हमने इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आ गई, इसमें हमने 4 देखिए जो अंडरलाइन चीज़ है, 1, 2, 3 और 4, इनको पहले कंसिडर करें। तो यहाँ से हमने यदि हम RT को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? और साथ में जो ये M1 है, ये बाहर M1 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप देखिए RT का तो हमने कॉमन ले लिया, और M1 इधर चला गया अंदर, तो M1
बच्चों ये आर टी जो है यहाँ कॉमन ले लिया तो ये आर टी हट जाएगा और यहाँ से ये भी आर टी हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर टी हमने कॉमन ले लिया तो क्या होगा m1 log pc और ये हो जाएगा m2 log pd। अब यहाँ का देखिए, यहाँ पर भी देखिए आर टी आपने यहाँ से देखिए कॉमन लिया है तो क्या होगा n1 अंदर चला जाएगा n1 log pa और ये हो जाएगा n2 log pb हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ टर्म है यानी कि m1 म्यू सी और m2 म्यू डी ये इधर लिख दिया और इज इक्वल टू के इधर क्या आएगा n1 म्यू a और n2 म्यू b, ये इस तरफ लिख दिया। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये आर टी अंदर वाला आर टी दोनों तरफ नहीं रहेगा। नाउ अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, आर टी तो ये रहा बाहर, ये log pc टू दी पावर m1, ये m1 को हम पावर पे ले गए, उसी तरह से log pd टू दी पावर m2 और फिर ये जो यहाँ पर है इसको हम अगर इज इक्वल के इधर ले आएंगे तो विथ माइनस साइन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आर टी तो हमने यहाँ कॉमन ले ही रखा है log pa टू दी पावर n1 एंड प्लस log pb टू दी पावर n2 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के इधर ये चीज़ है तो हमने सीधे इसको यहाँ पर लिख दिया। देखिए ये n1 म्यू a नॉट प्लस n2 म्यू b नॉट और इधर से हम ये लेकर आएंगे तो विथ माइनस साइन हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। अब फिर वापस देखो यहाँ पर क्या आ गया, आर टी लॉग ये पी सी इंटू पी डी ये ऊपर चला गया और पी ए टू द पावर n1 एंड पी डी टू द पावर n2 ये आ गया। और ये क्या चीज़ है, ये तो है आपका रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। आप लिखते हो ना डेल्टा जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये किसका है म्यू, ये क्या चीज़ है रिएक्टेंट के लिए जी की वैल्यू और ये क्या है प्रोडक्ट के लिए जी की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, ये जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट एंड जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर यदि हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये लिखने के बाद यदि हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ प्रोडक्ट जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ से आर टी को हम इस तरफ ले आए तो ये तो एज इट इज़ ये रहा उतर गया और इधर हो गया माइनस डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन अपॉन आर टी। नाउ उधर से यदि हम यहाँ पर पहले ये देखिए यहाँ पर लॉग था, इस लॉग ये यहाँ पर लॉग है, इस लॉग को हमने हटा दिया तो इधर आ गया एक्सपोनेंशियल टर्म। तो एक्सपोनेंशियल टर्म के पावर में क्या आ जाएगा, जो आपने उधर लिख रखा था वही सेम पावर में आ जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अब ये पी सी टू द पावर m1 एंड मल्टीप्लाई बाय पी डी टू द पावर m2 अपॉन पी ए टू द पावर n1 एंड पी बी टू द पावर n2 ये है कांस्टेंट के पी के बराबर। तो यदि मान लीजिए यदि हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम सांद्रता के टर्म्स में ले लें, तो यदि हम सांद्रता के टर्म्स में लेते हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाता है, म्यू नॉट प्लस आर टी लॉग सी आ जाता है, जहाँ पर सी क्या है मोलर सांद्रता है और म्यू नॉट क्या चीज़ है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कि सांद्रता जब हम 1 मोल पर लीटर लें, 1 मोल पर लीटर लें। तो सेम जैसे हमने ऊपर निकाला है वैसे ही सेम इसको फॉलो करते हुए हम ये ला सकते हैं कि कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू सी सी टू द पावर n1 सी डी टू द पावर m2 सी ए टू द पावर n1 एंड सी बी टू द पावर n2, या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी अपॉन ए एंड बी। ये के सी है। के सी को अभिक्रिया का सामिस्थिरांक कहते हैं और यही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है वो है क्लैपेरॉन इक्वेशन।
जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है एक बहुत यूज़फुल इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, बहुत यूज़फुल है। और ये इक्वेशन यूज़ होती है स्टडी करने के लिए, जितने भी फिज़िकल इक्विलिब्रियम है, जो भौतिक साम्यावस्था होती है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। तो भौतिक साम्यावस्था क्या है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए सॉलिड लिक्विड के साथ साम्यावस्था में जब मेल्ट हो रहा है तब रहता है, लिक्विड वेपर के साथ, सॉलिड वेपर के साथ, ये वेपराइजेशन है, सब्लिमेशन है, या हम कहें एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म के साथ, या हम कहें एक फेज़ दूसरे फेज़ के साथ। ये सारी कैसे प्रोसेस है, फिज़िकल प्रोसेस, फिज़िकल साम्यावस्था है। अब देखिए ये दिखाया है, ये साम्यावस्था दिखाई है कि मान लें कोई सिस्टम है जो कि टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर T है और दाब P है। इस कंडीशन में माना कि फ्री एनर्जी फेज़ 1 का G1 है और फेज़ 2 का G2 हो गया। मान लें अब सिस्टम का ताप हम चेंज कर रहे हैं, कहाँ से चेंज कर रहे हैं, T से हमने चेंज कर दिया T प्लस dt। उसी तरह से प्रेशर हमने चेंज करा, पहले P था, अब हमने कर दिया P प्लस dp कर दिया। तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी में भी क्या चेंज आएगा, फेज़ 1 में G1 प्लस dG1 और फेज़ 2 में यहाँ पे G2 था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, G2 प्लस dG2 हो जाएगा। यदि मान लिया सिस्टम को इक्विलिब्रियम में है तो आपको मालूम है डेल्टा G इज इक्वल टू 0 होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम शो कर रहे हैं। और उसी तरह से हमें मालूम है डी जी इज इक्वल टू होता है वी डी पी माइनस एस डी टी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं डी जी वन इज इक्वल टू वी वन डी पी एंड एस वन डी टी। उसी तरह से डी जी टू की वैल्यू लिख सकते हैं। यदि मान लें फेज़ 1 और फेज़ 2 एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, यदि इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, या हम कह सकते हैं कि G2 माइनस G1 भी 0 होगा। और उसी तरह से इक्विलिब्रियम जो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम है जहाँ पर कि ताप T प्लस डी टी था और दाब P प्लस डी पी था, जो दूसरा वाला फिगर आपने पिछले उसमें देखा था, यानी कि इस वाले केस के लिए। तो इस वाले केस के लिए भी सिर्फ इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, इसको देखें, G2 की जगह हम क्या लिख सकते थे, G2 प्लस डी जी टू। उससे G1 की जगह हम दूसरे वाले केस के लिए क्या लिख सकते हैं, G1 प्लस डी जी वन। और इन दोनों के बीच में यही सेम माइनस साइन, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चूँकि G2 माइनस G1 0 है, इसलिए DG2 माइनस DG2 भी 0 हो जाएगा। या इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या लिख सकते हैं, DG2 माइनस DG2 इज इक्वल टू DG1। ना हम वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में 3 और 4 से वैल्यू रख दें तो ये हमारे वैल्यू आ गई। अब हम ये वी को एक तरफ ले आए और डी पी को ब्रैकेट में ले, मतलब V2 माइनस V1 को ब्रैकेट में ले लिया, कॉमन डी पी कर लिया। उस तरह से एंट्रोपी टर्म को एक तरफ ला के डी टी हमने कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास आ गया V2 माइनस V1 इज़ डेल्टा वी डी पी, उससे S2 माइनस S1 इज़ डेल्टा एस डी टी, या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा हम दे सकते हैं। डेल्टा वी क्या थे, V2 माइनस V1 यानी कि मोलर वॉल्यूम चेंज। उसी से डेल्टा एस क्या है, S2 माइनस S1 यानी कि मोलर एंट्रोपी चेंज। यदि ये चेंज टेम्परेचर T पर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है, इफ़ दिस चेंज अकर है टेम्परेचर T, डेट इज टेम्परेचर T क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, एंड डेल्टा इज लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम जो डेल्टा S है उसको हम दे सकते हैं डेल्टा S को हम दे सकते हैं डेल्टा H अपॉन टी। नौ डेल्टा एस की वैल्यू हम इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन आपने डिराइव करा था डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, उसमें रख दें, इक्वेशन नंबर 6 में रख दें। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाता है डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी।
और इस इक्वेशन को सबसे पहले डिराइव क्लैपेरॉन ने करा था, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अब जैसे इस इक्विलिब्रियम पे देखें, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो तो सॉलिड लिक्विड में चेंज किस पर होता है, जब मेल्ट हो रहा होता है गलनांक बिंदु पर। तो डेल्टा एच की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच एम, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और टी की जगह हम टी एम लिख सकते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे ये हो रहा होता है। तो ये इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच एम अपॉन टी एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज़ वी एल माइनस वी एस, या डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच एम अपॉन टी एम वी एल माइनस वी एस। इस तरह से दूसरा एक इक्विलिब्रियम और ले लें, यानी कि लिक्विड जब वेपर में चेंज हो रहा होता है, यानी कि वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए हम दे सकते हैं डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन टी बी, वी वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। डेल्टा एच वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टी बी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, वी एल हो जाएगा मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड वी वी हो जाएगा मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर। ना बच्चों, आज यहीं तक लेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन तक। नेक्स्ट टर्न पे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और फिर लाश आते रेस प्रिंसिपल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।